दोस्तों नमस्कार। 4 मई को देश की कई विधानसभाओं के नतीजे आए। पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला ये तमाम प्रमुख राज्य थे। तमिलनाडु की बात करें तो ये तमाम प्रमुख राज्य थे जिनकी राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढह गया, तो वहीं डीएमके जो कि तमिलनाडु में सबसे मजबूत राजनीतिक दल मानी जा रही थी, जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में थी, टीवीके जो कि थालापति विजय की नई पार्टी थी, उसने ऐसा करिश्मा किया कि डीएमके का मजबूत किला तमिलनाडु से ढहा दिया। आसाम में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। केरल में कांग्रेस ने 10 साल के लेफ्ट के शासन को खत्म करके सत्ता में वापसी की। लेकिन अब जो पॉलिटिकल सिनारियो नजर आ रहा है, इन 4 बड़ी विधानसभाओं के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ी टूट हुई पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी के 80 से ज्यादा विधायक जीत करके आए थे। वहां पर लगभग 60-62 विधायक जो हैं वो एनसीपीआई और बीजेपी, बैकडोर से बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बड़ी टूट हो जाती है, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के 6 सांसद, 9 में से 6 सांसद उनकी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चले जाते हैं। जहां महाराष्ट्र में अब एनडीए में एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गई है। वहां एनडीए की ताकत बढ़ाने का काम शिंदे कर रहे हैं। उसका सीधा डायरेक्ट फायदा लोकसभा में बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मिलेगा। अब चर्चा समाजवादी पार्टी की भी हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे तो तमाम जो सांसद महोदय हैं उनसे निजी घरेलू संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, कोई समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमारे जो सांसद हैं वो पार्टी के लिए निष्ठावान हैं, मुस्तैद हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के। उधर अब ममता बनर्जी की पार्टी के तेवर कुछ डाउन पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 8 जून को राजधानी दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक हुई थी। उस बड़ी बैठक से पहले चर्चा यह थी कि ममता बनर्जी क्या बैठक में पहुंचेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने उस बैठक से दूरी बना ली। अब ममता बनर्जी पहुंची और अब उनकी सांसद महुआ मोइत्रा एक और बड़ा बयान देती हुई नजर आ रही हैं। उस बयान की चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ी जानकारी और आप तक पहुंचा देता हूं। अब जिस तरीके से एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, चर्चा यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि एनडीए के पास 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा में कंसोलिडेटेड हो जाए, मजबूत हो जाए, जिससे कि किसी भी बिल या विधेयक को कानून, एक्ट बनने तक, अधिनियम बनने तक कोई आंच ना आए। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि महिला आरक्षण बिल जो था, जो संशोधन विधेयक लेकर के आई थी केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार विधेयक को पास नहीं करवा पाई लोकसभा में। तो अब इस चुनौती से निपटने की तैयारी क्या 2029 की राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? क्या 2029 के चुनाव की तैयारी में मोदी शाह जुट चुके हैं? और विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो तमाम घटनाक्रम घटित हो रहा है, जिस तरीके से पार्टियां टूट रही हैं, क्षेत्रीय दलों पर संकट है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अब सांसदों के टूट जाने के बाद विधायकों को लेकर चिंता में है। ये तमाम घटनाक्रम घटने के बाद अब 29 को लेकर के तैयारियां कुछ इस तरीके से बताई जा रही हैं कि 2027 में जनगणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद डिलिमिटेशन होने वाला है, यानी कि परिसीमन, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है जनसंख्या के आधार पर। और जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो यहां टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा एक बड़ी बात कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी आंकलन करने में जुट चुकी है कि 2029 का लोकसभा चुनाव वो इसी ढांचे के अनुसार
लोकसभा सीटों के ढांचे के अनुसार नहीं जीत पाएगी। इसलिए 2029 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इन क्षेत्रीय दलों में तोड़फोड़ की जा रही है और वो बहुमत का 2/3 आंकड़ा जुटाने का प्रयास एनडीए का है, ताकि डिलिमिटेशन करके जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही थी और विपक्ष मजबूत रहा था, विपक्ष के वो इलाके कमजोर कर दिए जाएं। क्या यही पटकथा है? क्या यही राजनीतिक एजेंडा है? क्या यही राजनीतिक कोशिश है? 2029 के चुनाव की तैयारी क्या भाजपा इसी आधार पर कर रही है? क्या एनडीए के सहयोगी घटक दल इसमें उसका सहयोग दे रहे हैं? इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी लगातार बने हुए हैं। अमन सर, स्वागत है आपका जी। और ये जब पूरा घटनाक्रम मैंने बताया, पूरी कहानी मैंने बताई, क्या 2029 की पटकथा ये लिखी जानी शुरू हो चुकी है? क्योंकि शिवसेना में हमने टूट को देखा है, हमने टीएमसी में टूट को देखा है, समाजवादी पार्टी की चर्चाएं चली हैं, आम आदमी पार्टी में टूट को हमने देखा है। क्या वाकई ऐसा कुछ है कि 2029 के लोकसभा चुनाव का विपक्षी दलों के आरोपों के आधार पर बीजेपी को यह आभास हो चुका है कि 2029 का लोकसभा चुनाव इन सीटों के जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर बीजेपी नहीं जीत सकती है, इसलिए डिलिमिटेशन बिल लाया जाए ताकि वो डिलिमिटेशन बिल सदन में गिर ना पाए, पास हो जाए और उसके आधार पर मनमर्जी से डिलिमिटेशन किया जा सके। देखिए ऐसा ही कुछ है। देखिए जाहिर बात है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो तो यही आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी अपनी मनमानी करना चाहती है, उसको जो सदन के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए उसका आंकड़ा जुटाने का लगातार न सिर्फ प्रयास किया जा रहा है बल्कि कई जगह पर उसको अमली जामा पहना दिया गया है। आप टीएमसी का जिक्र कर रहे थे, उनके तमाम सांसद जो हैं वो अलग गुट बना के जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं। शिवसेना की बात करें यूबीटी की, तो अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, उनके भी सांसद जो हैं वो शिंदे गुट में चले जाते हैं और यानी कि डायरेक्ट बीजेपी में तो नहीं आए लेकिन शिंदे गुट पहले ही बीजेपी का साथ दे रहा है, तो जाहिर बात है कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं। टीएमसी के सांसदों ने भी ऐसा ही किया कि वो भी एक नए दल के अंदर जो है शामिल हो गए, एनसीपीआई के अंदर। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर बीजेपी का मकसद क्या साफ दिखाई पड़ता है और क्या वो मकसद बीजेपी पाने के बहुत करीब है? महुआ मोइत्रा हों, ये तमाम और नेता हों, जिस तरह से लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बीजेपी की मंशा है कि पूरी तरीके से संसद के अंदर अपना कब्जा किया जाए ताकि कोई भी जो बिल हो वो गिरने के बजाय बेधड़क तरीके से उसको पास कराते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए तमाम दलों के अंदर यहाँ पर तोड़फोड़ दिखाई पड़ती है। आपने 2-3 दलों का जिक्र किया, इसमें आम आदमी पार्टी को भी देखें तो उनके भी तमाम जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के अंदर शामिल होते हुए दिखाई पड़े। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो किस तरह का हो हल्ला पूरे उत्तर प्रदेश में मचता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर ओपी राजभर सरी के नेताओं ने, तमाम लोगों ने कहा कि हमारे संपर्क में है, लेकिन बाद में जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य सामने आकर ये भी कहते हैं कि भाई देखिए हमारा इंटेंशन कोई ऐसा था ही नहीं और ओपी राजभर जो बात कह रहे थे उसमें कोई दम नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर जो बीजेपी जहां पर तोड़फोड़ कर सकती है वो बेधड़क होकर वहां पर जो पार्टियां हैं उसको 2 हिस्सों में बांटती हुई दिखाई पड़ती है। पहले भी आरोप लगा था कि जब एनसीपी एक हुआ करती थी उस समय अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट बना दिए, फिर शिवसेना जब एक हुआ करती थी 2 गुटों में बांट दिए, एक तरफ शिंदे गुट नजर आया, एक तरफ जो है उद्धव ठाकरे गुट नजर आया। उससे भी जब मन नहीं भरा तो यूबीटी जो है उसको भी 2 हिस्सों में और बांट दिया, जहां पर 3 जो सदस्य हैं संसद के वो उद्धव के साथ रहते हैं और 6 जो है वो शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। तो ये तमाम जो प्रक्रिया चल रही है, तमाम जो उठापटक चल रही है वो जाहिर बात है इस तरफ इशारा करती है कि क्या बीजेपी कोई बड़ा रुख अपनाने वाली है, क्या कुछ बड़ा करने वाली है। क्योंकि कहा तो यहां तक भी गया था कि बीजेपी की अगर बस चले तो वो अब जो इलेक्शन है, चुनाव है, उनको भी स्टॉप कर दे। अखिलेश यादव भी यही बात कहते हुए नजर आए कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली तो उसके बाद चुनाव होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अपने आप में तमाम जो नेता हैं जिस तरह की बात को कहते हुए नजर आते हैं, आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त भी 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते थे कि हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, बदलने नहीं देंगे।
संविधान ही इस देश को चलाएगा, यानी कि ये तक कहा गया कि संविधान को भी खत्म किया जा सकता है। उस वक्त भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से पूरे देश के अंदर जिस तरह से कैंपेन किया और जिस तरह प्रचार प्रसार किया, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई। अब यहाँ पर जो बात आप कह रहे हैं, अगर उसमें तनिक मात्र भी सच्चाई दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये सब नेता कहते हुए नजर आते हैं, चाहे महुआ मोइत्रा की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, जितने भी विपक्षी लीडर हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी अपनी मनमानी करने के लिए संसद के अंदर 2/3 बहुमत चाहती है और उसके लिए किसी भी पार्टी के अंदर को तोड़फोड़ करनी पड़े तो वो करने से पीछे नहीं हटेगी। और इसका नजारा, इसका नमूना जो है वो बारंबार हम देख चुके हैं, टीएमसी के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में, शिवसेना उद्धव ठाकरे के रूप में, और फिर चर्चा समाजवादी पार्टी को लेकर भी चली। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि क्या बीजेपी की जो ताकत है आने वाले दिनों में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि चाहे डिलिमिटेशन की बात करें, चाहे हम और मुद्दों की बात करें, वो उनके ऊपर आराम से अपना जो कहा है। नहीं, यहाँ पर मैं, मेरे जहन में एक आपसे चर्चा करते करते एक सवाल और आ रहा है, और वो सवाल ये है कि ये जो क्षेत्रीय दल जिनके टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, इनके टूट जाने से बीजेपी या एनडीए को तो फायदा जाहिर तौर पर हो ही रहा है, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ती नजर आ रही है। क्या कांग्रेस को भी इसका फायदा हो रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी, इन क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस से अलग हुए निकल करके, ज्यादातर वही राजनीतिक दल है, चाहे एनसीपी की बात करें, चाहे टीएमसी की बात करें, चाहे और राजनीतिक दलों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से अपनी पार्टी बनाई थी पंजाब में, तो ये तमाम जो दल हैं, ये जब कमजोर हो रहे हैं राजनीतिक तौर पर, क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमजोर हो रही है, तो इसका फायदा विपक्ष में रह रही कांग्रेस को क्या मिलने वाला है? और 2029 का जो चुनाव है वो राहुल गांधी के लिए करो या मरो की स्थिति होगा, क्योंकि 56 साल की उम्र हो चुकी है। अब 3 साल का वक्त, 2.5 साल का वक्त अभी बचा हुआ है। तो क्या राहुल गांधी भी इस इंतजार में है कि ये छोटी पार्टियां जितनी कमजोर हो जाएं, इतना बीजेपी के सामने फेस टू फेस लड़ने में आसानी होगी? क्या इसी तरीके से कांग्रेस की सोच होगी? देखिए, जाहिर बात है, कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि क्षेत्रीय दल अगर कमजोर हुए हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो वैल्यू है, जो सम्मान मान है, वो कहीं ना कहीं इंडिया कुनबे में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि टीएमसी के साथ में जब बातचीत हो रही थी तो ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं थी, जब हरियाणा में अरविंद केजरीवाल से बात हो रही थी वो मानने को तैयार नहीं थे, दिल्ली में भी बात हुई तब भी मानने को तैयार नहीं थे। और जिस तरह से अब जो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव दिखाई पड़ता था, चाहे डीएमके की बात कर लीजिए, चाहे आप टीएमसी की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, सब जो थे इंडिया गठबंधन में काफी मजबूत अपना दबदबा रखते थे, लेकिन अब बारी बारी से, हाँ बिल्कुल हाशिए पर हैं और बारी बारी से कमजोर होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि सभी ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमाका है और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर मजबूत हुई है। अब देखना यह होगा कि 2029 तक आते आते राहुल गांधी का कद कितना मजबूत होता है, और साथ में जो क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि उनको एहसास भी है कि राहुल गांधी के साथ ना चलकर उन्होंने गलती की है। ममता बनर्जी के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में हो सकता है। वहीं आपने अमरिंदर सिंह का जिक्र किया, गुलाम नबी आजाद का जिक्र हो सकता है, जो अपनी पार्टी तो बनाते हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आते। तो जाहिर बात है कि अभी चूंकि 29 का वक्त दूर है, उससे पहले लेकिन जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी जो स्थिति है वो यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। यहाँ पर अब आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी विपक्षी क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने से मजबूत हो रही है? क्योंकि आरजेडी की स्थिति देखें बिहार में, तो वहां पर भी आरजेडी हाशिए पर खड़ी हुई है। उतने विधायक हैं जितने विपक्ष में बैठने के लिए और नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए चाहिए। पश्चिम बंगाल का हर्ष आपने देख लिया है, हरियाणा का देख लिया, जहां पर चौटाला परिवार दो फाड़ हुआ और उसके बाद में खत्म हो गई है पार्टी लगभग, जिस तरीके से वोट बैंक खिसक चुका है। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी की वापसी का क्या ये रास्ता साफ हो रहा है? क्योंकि कई कांग्रेसी नेता ये भी दावा कर रहे हैं, जिनमें पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोगों का नाम शामिल है, कि राहुल गांधी 2029 से पहले ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।